नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, जैसे कि आज है 15 जून 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, अगर मैं लेक्चर की बात करूं तो लेक्चर जो है आपके ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए गाइस एफिशिएंट होता है। इस लेक्चर में हम करते हैं सबसे पहले क्विक रिवीजन एंड करेंगे टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि आज के 15 जून से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 क्वेश्चन हो सकते थे वो होंगे, और डे ऑफ द वर्ड भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। एंड ये लेक्चर आप सभी को बायलैंग्वेज मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे मैं इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। सो गाइस, प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप सभी को समझ में आए, आप सभी को पता चल पाए कि लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है आज का। ओके, सो अब देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरी वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, आप सभी को जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना है जल्दी से जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत के साथ ही हम अपनी क्लास की जो शुरुआत करते हैं, तो आप सभी को लिखना होगा जय हिंद जय भारत। एंड थॉट ऑफ द डे है गाइस का, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनिएगा। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। तो जीवन की हर समस्या जो है ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ले, यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ले तो वह हरी हो जाती है। यानी धैर्य प्रयास करें और समय बदलता ही है। तो इसी विचार के साथ हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सेशन। एंड अब सबसे पहले करेंगे हम यहाँ पे क्विक रिवीजन, जो कि है कल के जितने भी क्वेश्चन थे ना उनको हम जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो ये 12 जून को मनाया जाता है हर साल। सेकंड है, किस देश ने कोरिया को हराकर जूनियर एशिया कप जीता है? तो भारत ने जो है अभी हाल ही में कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि केरेन काजी की बात करें तो केरेन काजी जो है वो किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? तो गाइस, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स के जो है कि अभी वो इंजीनियर बने हैं केरेन काजी। एंड फोर्थ है कि किस राज्य सरकार द्वारा सीएम लर्न एंड अर्न योजना की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा सीएम लर्न एंड अर्न योजना की पहल की गई है, शुरुआत की गई है। ओके, फिफ्थ है कि मंगल ढिल्लों का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वे एक अभिनेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। एंड सिक्स है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में कौन सा देश जो है भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो इस बार जो है यूएई जो है 2023 के फाइनेंशियल ईयर में भारत का सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है, 4th नंबर का। ठीक है, IATA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पीटर एल्बर्ट्स बने हैं अभी IATA के नए अध्यक्ष। एंड 8th क्वेश्चन है, एप्सन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रश्मिका मंदाना को अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 9th क्वेश्चन है, 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक जो है वो कहाँ शुरू हुई थी? तो कहाँ हुई है वो? वाराणसी में अभी 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक शुरू हुई है वाराणसी में। एंड लास्ट है 10th, किसने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। तो ये यहाँ पे हमारा क्विक रिवीजन होता है। एंड अब डिस्कस करेंगे आज के क्वेश्चन, जो कि है 15 जून 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? ओके, तो when has International Albinism अवेयरनेस डे सेलिब्रेट रिसेंटली? तो अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि 13 जून को मनाया जाता है हर साल अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस। तो इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को जरा समझ लेते हैं एक बार, कि अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस जो है प्रति वर्ष 13 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का जो उद्देश्य है वो है एल्बिनिज्म, एक आनुवांशिक त्वचा की स्थिति के बारे में जागरूकता पैदा करता है। यह वैश्विक स्तर पर एल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों और विनियमों को बढ़ावा देना
चाहता है। अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 2023 की थीम की बात करूं अगर, तो वह समावेशी शक्ति यानी कि इंक्लूजन इज पावर, ये इस साल की थीम रखी गई है। वहीं 2013 में संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार परिषद ने एल्बिनिज्म को मानव अधिकार के मुद्दों के रूप में मान्यता दिया था। 2013 में संकल्प लिया था एल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के विरुद्ध जो है वैश्विक हिंसा और भेदभाव की निंदा करता है ये। और वहीं 18 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्रीय महासभा ने 13 जून को अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस के रूप में नामांकित कर दिया था। तो ये तो रही थी यहाँ पे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, तो याद रखिएगा इन सभी इंफॉर्मेशन को। एंड अब डिस्कस करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? तो हु हैज बिकम द न्यू सीईओ यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया? तो करेक्ट ऑप्शन डी यानी अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल को अभी हाल ही में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ बना दिए गए हैं, यानी भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं, जिनकी आप पर्टिकुलर इमेज देख पा रहे हैं, इन्हीं का नाम है अमित अग्रवाल। इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को समझ ली जाए तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम है अमित अग्रवाल और सुबोध कुमार सिंह को क्रमशः भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए का महानिदेशक नियुक्त कर दिया है। बात करें अगर कि अमित अग्रवाल और सुबोध कुमार सिंह की, तो 1993 में अग्रवाल और सिंह की बात करें 1997 में दोनों छत्तीसगढ़ कैरेट के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी रहे हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्राधिकरण की मंत्रालय में रिक्त सचिव अग्रवाल को भारत सरकार ने रिक्त सचिव के रैंक और वेतन में विशेष पहचान प्राधिकरण का मुख्य अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है। अब बात कर लेते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यानी भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण। तो इसका गठन किया गया था 2009 में और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर की बात की जाए तो कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका उद्देश्य है बात करेंगे कि बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र का नाम आधार रखा गया है, यानी मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हैज बीन नेम्ड आधार। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, जिससे एक पर्टिकुलर पर्सन की पहचान हो कि वो कौन है, कहाँ का है, क्या है। ठीक है, तो जो हमारा आधार कार्ड होता है वो इसी से रिलेटेड बनाया जाता है भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण के द्वारा। तो याद रखिएगा इन सभी इंफॉर्मेशन को, कोई भी डाउट हो तो उसे क्लियर कीजिएगा, डाउट अपने साथ लेके मत जाइएगा। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड है। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मियोना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इन विच कंट्री इज द माउंट मियोना वोल्केनो लोकेटेड रिसेंटली? तो अभी हाल ही में जो है माउंट मियोना ज्वालामुखी जो है किस देश में स्थित है जो कि चर्चे में रहा है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, यानी फिलीपींस का ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट मियानो, जो कि अभी हाल ही में ये फट गया है। तो यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे फिलीपींस में स्थित माउंट मियोन ज्वालामुखी की हाल ही में विस्फोट हुआ है, जो कि यह है फिलीपींस का सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। अगर मैं फिलीपींस की बात करूं, यहाँ पे फिलीपींस जो है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी मनीला है। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होगा फिलीपींस की जो करेंसी है वो क्या है। ओके, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जरूर बताएंगे फिलीपींस की करेंसी क्या है। ओके, एंड अब बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 मासिक देने की घोषणा की है? यानी कि अभी किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें 10,000 रुपए देने की बात की गई है मासिक। ठीक है, तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द मंथली स्टिपेंड ऑफ 10,000 रुपीज फॉर पद्मा अवार्ड्स? ठीक है सॉरी, द करेक्ट ऑप्शन डी यानी कि हरियाणा राज्य सरकार ने अभी हाल ही में एक कदम उठाया है। उन्होंने कहा है कि पद्म पुरस्कार के लिए जितने भी लोग होंगे उन्हें 10,000 रुपए मासिक देने की बात की गई है। मंथली उन्हें 10,000 रुपए दिए जाएंगे। तो अब इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जरा समझ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की बात की है। वहीं हरियाणा सरकार ने राज्य के पद्मश्री
पद्म भूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित जितने भी लोग होंगे उन सभी को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की बात कही गई है। तो ये बात कही गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा, तो याद रखिएगा। आप सभी को आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। पर्टिकुलर इमेज आप सभी को दिख रही है, तो आप सभी को जो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ओके, बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6th है। हाल ही में किस देश ने रियायती रूसी कच्चे तेल का आयात शुरू किया है? तो विच कंट्री हैज रिसेंटली स्टार्टेड इंपोर्टिंग सब्सिडाइज रशिया क्रूड ऑयल? तो अभी हाल ही में रियायती रूसी कच्चे तेल का आयात जो है किस देश ने शुरू किया है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी कि पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने भी हाल ही में जो है कि रियायती रूसी कच्चे तेल का आयात शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इस इमेज में। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि पाकिस्तान के जो ये पर्टिकुलर प्रधानमंत्री हैं, तो इनका नाम बताना है जल्दी से कि इनका नाम क्या है, ठीक है, और ये कौन से नंबर के हैं, ठीक है। बाकी तो आप सभी को पता है ये रसिया के जो राष्ट्रपति है, इनका नाम व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होगा मुझे कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम बताना है। ओके, आई होप आप सभी को पता होगा। बात करेंगे यहाँ पे, रूस से पाकिस्तान को रियायती मूल्य पर कच्चे तेल की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। पहली बार रूसी कच्चा तेल लिया एक तेल टैंकर रांची बंदरगाह पर पहुंचा है। इस टैंकर में 45,000 लीटर कच्चा तेल लदा हुआ है। पाकिस्तान ने अप्रैल में रूस से बात करेंगे कि अप्रैल में रूस से 1 लाख टन कच्चे तेल की खरीद की थी। तो याद रखिएगा, सिंपल है यहाँ पे, रूस ने जो पाकिस्तान से अभी रियायती मूल्य पर कच्चे तेल लेने की बात कही है, ठीक है। अब बात करेंगे 7th क्वेश्चन की। हाल ही में एडीबी और भारत में किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली एडीबी एंड विच स्टेट इन इंडिया हैव साइंड अ $130 मिलियन लोन एग्रीमेंट टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर? तो जो हॉर्टिकल्चर होता है वो बागवानी से संबंधित होता है, याद रखिएगा। तो अभी हाल ही में जो है एडीबी, ओके, तो एडीबी और भारत ने मिलकर यानी कि एशियन डेवलप बैंक ने मिलकर भारत के साथ किस राज्य के साथ बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो कौन सा राज्य है ऐसा? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अभी ये किया गया है कि वहां के जो भी बागवानी होगी उसको बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण के समझौता देने के लिए एडीबी ने सिग्नेचर किए हैं, ठीक है। तो जानते हैं बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन। तो भारत सरकार ने 8 जून 2023 को हिमाचल प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस 130 मिलियन के ऋण से हिमाचल प्रदेश में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई सुविधा को सुधारने, बागवानी कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने में किया जाएगा। वहीं इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के उप सचिव रजत कुमार मिश्रा और एडीबी की ओर से एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के निदेशक हैं तकवा कोनिशी ने हस्ताक्षर किए हैं। तो याद रखिएगा, ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। तो हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश की जो की राजधानी है शिमला है और धर्मशाला है। शिमला जो है वो गर्मी में यानी कि समर में आपका ये कैपिटल होती है, वहीं जो विंटर में जो होती है यानी शीतकाल में धर्मशाला जो है वो इसकी राजधानी होती है, याद रखिएगा। एंड सेकेंड है कि राज्यपाल कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ला है जो कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है, गवर्नर है। और मुख्यमंत्री आप सभी को पता होगा सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। तो ये सीएम है कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब बात कर लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो एडीबी की बात कर ली जाए तो एडीबी की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, जो कि एक क्षेत्रीय विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। वहीं सदस्य की बात करें तो 68 इसमें जो है सदस्य है, और जो भारत भी है संस्थापक सदस्य है, मीन्स ऑफ कि इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर। इंडिया भी जो है इसमें क्या था? फाउंडिंग मेंबर रहा था, ठीक है। मुख्यालय की बात करें तो मनीला यानी कि फिलीपींस है, ओके। उद्देश्य की बात करें कि इसका मोटिव क्या रखा गया था, इस बैंक को स्थापना क्यों किया गया था? तो मोटिव रहा था, इसका ऑब्जेक्टिव रहा था एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, यानी टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया।
तो ये इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया था। तो ये बेसिक बातें हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। किसी भी वनडे जो एग्जाम होते हैं उनमें आपसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप क्लियर करके जाइएगा। एंड अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 8th है। हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया है? तो विच स्टेट द टॉप एट द टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड द विंड पावर कैपेसिटी रिसेंटली? तो करेक्ट ऑप्शन सी, यानी गुजरात। जो गुजरात जो है ना गाइज, अभी हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा की क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 8। हाल ही में किसने फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता है? Who has recently won the FIFA Under-20 World Cup title? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी उरुग्वे। उरुग्वे ने अभी हाल ही में फीफा अंडर-20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। तो चैंपियन जो टीम बनी है वो कौन है? उरुग्वे टीम है, जिसने अभी हाल ही में फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हम गाइस बात कर रहे थे यहाँ पे कि उरुग्वे के ऊपर बात कर रहे थे। तो उरुग्वे ने अभी हाल ही में क्या किया है कि इटली को 0-1 से हरा दिया है। वो भी कौन से स्टेडियम में? तो डियोगो माराडोना स्टेडियम में सोमवार को हुआ था फीफा अंडर-20 विश्व कप का फाइनल मैच। इसमें उरुग्वे ने अभी इटली को 1-0 से हरा दिया है। वही फाइनल मैच ड्रॉ की और जीता देखा गया था कि जीतता देख रहा था वही, लेकिन उरुग्वे के लुसियानो रोड्रिज ने मैच के 86वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिला दी। बात करेंगे 1997 में अर्जेंटीना से 2013 में फ्रांस और पेनल्टी पर हारने के बाद अंडर-20 में फाइनल में उरुग्वे जो है, इसकी उपस्थिति उस समय तीसरे स्थान पर रही थी। उरुग्वे ने 2 सीनियर विश्व कप और 2 पुरुष ओलंपिक फुटबॉल स्वर्ण जीते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि उरुग्वे ने अंडर-20 फुटबॉल टीम ने इटली को 1-0 से हराकर अपना पहला अंडर-20 विश्व खिताब जीत लिया है। उरुग्वे वर्ष 2011 के बाद यह टाइटल जीतने वाला पहला दक्षिणी अमेरिकी देश बना है। उरुग्वे ने 1997 में और 2013 में टूर्नामेंट में जो है फाइनल में हार गया था। वहीं ब्राजील 2011 में यह टाइटल जीतने वाला आखिरी दक्षिण अमेरिकी देश था। इस टूर्नामेंट में इजराइल ने दक्षिण कोरिया को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है। तो याद रखिएगा इन सभी इंपॉर्टेंट बातों को। एंड अब डिस्कस करते हैं आज के सेशन का लास्ट 9th क्वेश्चन है। ओके, हाल ही में कहाँ पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ है? वेयर हैज द फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल बीन हेल्ड रिसेंटली? तो अभी हाल ही में गाइस पहला जनजातीय खेल महोत्सव हुआ है, वो कहाँ संपन्न हुआ है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी भुवनेश्वर में अभी हाल ही में पहला ट्राइबल यानी कि फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल का समापन हुआ है। तो इसकी बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को जान लेते हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों श्रेणियों में उड़ीसा के समग्र चैंपियन के रूप में उभरने के साथ पहले जनजातीय खेल महोत्सव पर पहला जो है जनजातीय खेल महोत्सव हुआ है। बात करेंगे कि KIIT विश्वविद्यालय और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और उड़ीसा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से भव्य खेल आयोजन की मेजबानी की गई है। पहले संस्करण में 26 राज्यों के 5000 जनजातीय एथलीट ने और 1000 अधिकारियों ने इस संस्करण में भाग लिया। ओके, इस आयोजन में कर्नाटक जो है प्रथम उपविजेता के रूप में उभरा है, वहीं झारखंड जो है दूसरा उपविजेता के रूप में उभरा है। रग्बी खेल की बात करें तो टीम उड़ीसा ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट है कि उड़ीसा जो है हॉकी में हावी रहा, वहीं साथ साथ उड़ीसा की टीम पुरुष और महिला दोनों वर्गों की विजेता रही है। कबड्डी में एक बार फिर उड़ीसा पुरुष वर्ग के प्रथम स्थान हासिल करने में चैंपियन के रूप में उभरा है। वहीं महिला वर्ग भी है कर्नाटक में जिन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। ओके, एंड डिस्कस कर लेते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जो कि 9th है। हाल ही में भारत और किस देश ने राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कुवेरियन का 12वां संस्करण हुआ है? तो रिसेंटली जो है गाइस 12th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्वेरियन स्टार्टेड हैज बीन बिटवीन द नेशनल डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? तो करेक्ट ऑप्शन बी, यानी मालदीव और भारत के बीच में अभी एक अभ्यास हुआ है जिसका नाम है एक्वेरियन। ठीक है, जिसका 12वां संस्करण हुआ है। तो इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को समझ लेते हैं। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के मध्य होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है
एक्वेरिन, जिसका 12वें संस्करण की शुरुआत 11 जून 2023 को चबोटिया उत्तराखंड में हुआ था। मित्र अर्थ वाला क्वेरियन भारत और मालदीव के वैकल्पिक रूप में आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय अभ्यास है। दोनों देशों के मध्य होने वाले संयुक्त अभ्यास की बात करें तो एक्वेरियन को 11 से 24 जून के 2023 तक आयोजित किया जाएगा। एंड भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के एक पलटन जितनी क्षमता वाली टुकड़ी जो कि 14 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास में भाग लेगी। वहीं 14 दिवसीय पर अभ्यास का उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के काउंटर एजेंसी आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन और इंटर ऑपरेटबिलिटी को बढ़ाना, साथ ही साथ संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा रहित कार्यों को बढ़ावा देने का भी काम किया जाएगा। इसमें सर्वप्रथम प्रथाओं को समझना, सामरिक स्तर पर दोनों बलों के बीच समन्वय सहयोग बढ़ाने का ध्यान रहेगा। सैन्य संयुक्त अभ्यास यानी कि एक्वेरिन का 11वां संस्करण 2011 में मालदीव में ही आयोजित किया गया था। तो ये बेसिक बातें थी, याद रखिएगा गाइस। एंड अब डिस्कस कर लेते हैं डे ऑफ द वर्ड। एंड डे ऑफ द वर्ड जो है गाइस, जिसका नाम है, जो कि वर्ड है आज का आज का वर्ड जो है क्लिनोमेनिया। क्लिनोमेनिया का मतलब होता है बिस्तर पर पड़े रहने की बीमारी। तो क्लिनोमेनिया का मीनिंग है बिस्तर पे पड़े रहने की बीमारी। तो आप में से कई लोगों को होगा जो कि सोते रहते होंगे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। ओके, सो आप सभी को क्या करना है, इस वर्ड के ऊपर सिंपल आपको सेंटेंस बनाना है एंड आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कैसा लगा आपका आज का वीडियो, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है।